चैप्टर 2 निकालें। इसमें आप लोग थोड़ा सा, अब ये 3 दिन ईद में मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, बस नहीं होगी मोबाइल इस्तेमाल कर करके, हद होती है। वैसे भी मोबाइल छोड़े नहीं जा सकता ज़िंदगी में। आप किसी तरह ये पेज ढूंढें जो पेज नंबर 22 के बाद 2 सफ़े छोड़ के है, 23, 24, 25। ये सफ़ा मिल गया आपको? इस पे क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 11। मुझे नहीं पता ये तरतीब में है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सफ़ा ढूंढें जिस पे साथ उर्दू लिखी हुई है। ओके, ये चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब है कि पाकिस्तान का आइन क्या चाहता है। इससे पिछले सफ़े पे ये डायग्राम बनी हुई है एनएफसी के नाम से। ओके, हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? हमारा पाकिस्तान का आइन ये चाहता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो, हुकूमत पाकिस्तान के पास जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो, या हुकूमत पाकिस्तान बाहर के मुल्क से जाके लोन ले, किसी मुल्क को जाके के मुझे लोन दे दें, तो हुकूमत पाकिस्तान बाहर के मुल्क से लोन ले, या हुकूमत पाकिस्तान के पास किसी भी किस्म का रेवेन्यू इकट्ठा हो जो हमारे टैक्सेस हैं उनसे इकट्ठा होता है, इस सारे पैसे को रखा जाएगा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। यानी फेडरल गवर्नमेंट के पैसे कंसोलिडेट हो रहे हैं, और फंड का मतलब है बास्केट। और ऑब्वियसली सफ़े के टॉप पे लिखा भी हुआ है ये लफ्ज़, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो हुकूमत पाकिस्तान जो भी रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, जो भी लोन ले रही है, वो पैसा इकट्ठा होना चाहिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। पार्लियामेंट का लफ्ज़ चूज होगा इस चैप्टर में, उससे मुराद नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है। कहाँ पे सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है? सेनेट में हर सूबे से बराबर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली में हर सूबे में कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर लोग मौजूद हों। किसी सूबे के लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये 2 फंड्स हैं। इनमें कहाँ से पैसा आएगा? इन कहाँ से होगा पैसा? ऑल रेवेन्यूज, जैसे हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड या फिर लोन रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। ऐसा भी हो सकता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना हो तो कायदे आजम ने जर्मनी को लोन दिया हो, यूरोपियन किसी कंट्री को लोन दिया हो, इथियोपिया को लोन दिया हो, कीनिया को लोन दिया हो, चीचनिया बोस्निया को लोन दिया हो, तो उनको अब ख्याल आया 2026 में कि चलो वापस कर दें। तो जो लोन वापस मिला, हमें दिया था हमारे बड़ों ने, वापस मिला हमें, तो ये भी इसी बास्केट में जमा कराया जाएगा। तो जितना रेवेन्यू पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, जितना लोन लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट को कोई लोन वापस आया, शेल बी जमा करा दिया जाएगा टू FCF। ये क्रेडिट कर दिया जाएगा किस बास्केट में? FCF में। इसके अलावा अगर कोई और पैसे हैं, कोई भी पैसे, अदर पैसे इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, तो वो पैसे रख दिए जाएंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में। तो ये भी एक फंड है, इसके अंदर ये पैसे रख दिए जाएंगे। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, यानी लोन और रेवेन्यू के अलावा, और डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट। मसलन कई दफा होता है कि हुकूमत केस जीती, हुकूमत किधर गायब होगी, हुकूमत केस जीती, ऑल पैसा डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट शेल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। चलें जी, याद कर लें। ऑल रेवेन्यूज रेज्ड
revenues received, loan raised by federal government and any amount received in repayment of a loan shall be जमा करा दी जाएगी to FCF की basket. All other money is received by government. बस ये इधर ही साथ साथ याद करके जाया करना, ये बहुत आसान चैप्टर है. All other money is received by government और any amount deposited with Supreme Court जमा करा दी जाएगी पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में. अब इन खजानों की चाबियां किसके पास होंगी? 2-3 लाख रुपया तो इन खजानों में पड़ा होगा ना? ज्यादा होगी, कम होगी? 10-15 अरब रुपया, 20 अरब रुपया, 100-200 अरब रुपया तो इन बास्केट्स में पड़ा होगा. इन खजानों की चाबियां किसके पास होगी? कस्टडी ऑफ FCF एंड PAF, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन. द कस्टडी ऑफ FCF एंड PAF, और उसमें से पेमेंट्स वगैरह करना या पैसे निकालना एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स, या जो भी काम करना हो, शेल बी रेगुलेटेड बाय शूरा. शोरा नहीं, शोरबा नहीं है. शेल बी रेगुलेटेड बाय शूरा पार्लियामेंट और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट. आपके साथ वाला अपने इलाके से आपके लिए क्या लाया? फूल लाया, दुआओं का तोहफा. मुस्कुरा के देखें जरा अपने इलाके की मुस्कुराहट, उसको दिखाएं कैसी होती है. चलें, शर्म आ गई. द कस्टडी ऑफ FCF एंड PAF एंड द पेमेंट्स फ्रॉम द फंड्स एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय मजलिस शूरा. या तो मजलिस शूरा देखेगी. भाई मजलिस शूरा को शोरा नहीं कहना, ये पार्लियामेंट, ये उर्दू में लफ्ज यूज होता है मजलिस शूरा. बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के लफ्ज यूज करते होते हैं मजलिस शूरा. इसमें नेशनल असेंबली भी आती है और ये लोग देखा करेंगे कि इस बास्केट की कस्टडी कहां रखनी है. ओके, आगे चलें. Custody of Federal Consolidated Fund in Public Account. Annual Budget Statement. बोले मुर्गी अंडे देती है. इंग्लिश में बोलो ना. The hen lays eggs. बोलो दोबारा. The hen lay eggs. Hen lays eggs. अच्छा, hen lays eggs, मुर्गी अंडे देती है. इस तरह भी बोला जाता है बफलो लेज मिल्क, ये बफलो गिव्स मिल्क. अच्छा, मुर्गी ने आपके सामने कभी अंडा दिया? आपके सामने तो जरा आप बैठे हुए तो मुर्गी अंडा लेके आए, पाइए जरा, एंजॉय करें. नहीं हुआ ऐसा? तन्हाई में. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हाइब्रिड में लेट आने पर फेडरल गवर्नमेंट हर साल नेशनल असेंबली के सामने जाके देगी एनुअल बजट स्टेटमेंट. लेकिन सामने जाके नेशनल मतलब ले बिफोर से मुझे लग रहा था ना ऐसा, मतलब समझाने के लिए. मतलब देख लें, नहीं यकीन आ रहा आपको, हर साल में एक दफा, मतलब मैं इन ईच फाइनेंशियल ईयर पढ़ा हूं. आप क्या घरों से लतीफे के आए हैं? कोई साल में एक दफा हुकूमत पाकिस्तान खुद देगी नेशनल असेंबली के सामने जाके मतलब अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, जिसमें वो बताएगी कि हमारे साल के रिसीट्स कितने हैं और हमारे साल के एक्सपेंसेस कितने हैं. घर में भी ये करते हो? खांसी शुरू हो जाती है, लाइट जाती है. देखो जिंदगी कितनी रोशन रोशन है. अच्छा, इसका नाम क्या हुआ करेगा? इस चिट्टे का नाम क्या हुआ करेगा? इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट. अच्छा, अब मुझे बताएं एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा?
एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इस साल कितने पैसे आएंगे तकरीबन, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। चलें जी आगे, दे दिए। The annual budget statement shall show separately the zardi and the safedi. The annual budget statement shall show separately. अभी आपको वो उम्र तो नहीं आगे के डॉक्टरों ने कह दिया है एग वाइट खाया करें बस, अभी वो उम्र तो नहीं आई ना। वो कह देते होते हैं आजकल डॉक्टर, जल्दी कह देते होते हैं, 30 साल वालों को भी कह देते हैं कई दफा, अच्छा अंडे की जर्दी ना। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। एनुअल बजट स्टेटमेंट में अलग अलग लिखा होगा अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय आइन ऑन एफसीएफ। पहले ये तरह खर्चे पढ़ लेते हैं, चार्ज बाय आइन ऑन एफसीएफ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने 80 के 2 को सिर्फ छोड़ दिया। आउट, इसमें से खर्चे होंगे, चार्ज अपॉन, निकाले जाएंगे, ठीक है। जिससे कई दफा होता है शादियों के ऊपर पिंक टी होती है, अब वो किसी ऐसी बाल्टी के अंदर पड़ी होती है कि हमारे जैसे सादा बंदा जाके जब हाथ धोता है तो उसको तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टूटी खोली जाएगी अब और इसमें से निकाले जाएंगे, इसमें से खर्चे पे किए जाएंगे। हुआ तो नहीं आप लोगों के साथ कभी ऐसा? ओके, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शैल बी चार्ज अपॉन एफसीएफ। एफसीएफ की बास्केट में से ये खर्चे किए जाएंगे। होगी बात? चलें अब इधर देखें, सी द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शैल बी चार्ज अपॉन एफसीएफ। एफसीएफ की बास्केट में ये खर्चे किए जाएंगे। प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाह पाकिस्तान के, आपको पता है एक बहुत जरूरी खर्चा है पाकिस्तान चलाने के लिए, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब को क्या दी जाए, इसमें से तनख्वाह दीजिए। आगे चलें, एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, इसके दफ्तर के खर्चे, बिजली होगी, बिजली के बिल होंगे, चाय पानी, ये खर्चे। इसके बाद आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनको तनख्वाह दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई जज बैठे हैं उनको तनख्वाह दें। फिर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह दे दें, क्योंकि इसे भी 4-5 साल बाद थोड़ा हमने छेड़ना होता है। चेयरमैन ऑफ सेनेट और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, आपने अक्सर सुना होगा नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर बोल रहा है, आप समझते हैं स्पीकर बोल रहा है, लेकिन जनाबे स्पीकर, माशाल्लाह जनाबे स्पीकर। तो ₹50 का, 50 जनाबे स्पीकर। The remuneration of president and other expenses of his office and the remuneration of judges of Supreme Court, Islamabad High Court। ये चैप्टर तो मुझे कहना चाहिए था फोन करके, आप लोग याद करके आ जाने रास्ते में, बस में याद हो जाना था, ये तो बस में याद हो जाना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, the chairman and deputy chairman of Senate, the speaker and deputy speaker of National Assembly and auditor general, ये पाकिस्तान के जनरल ऑडिट करता है, इन लोगों की तनख्वाहें। अच्छा, इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द तनख्वाहें ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका ऑफिस, इसकी तनख्वाहें, एंड द सेक्रेटेरिएट्स यानी दफातर ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। असल में शायद आपने नोट किया हो कि प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाहें यहां कवर हो गई हैं, प्रेसिडेंट के दफ्तर के दूसरे बंदों की तनख्वाहें, प्रेसिडेंट के दफ्तर में मुलाजमीन होंगे ना, लेकिन इन सब के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें फिर यहां पे इन्होंने कवर की हैं। इसके बाद डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के डेट चार्जेस से मतलब लिख लें इंटरेस्ट वगैरह, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल से मुराद वही रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। अदर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं फॉर रेजिंग लोन्स?
मतलब चंदा मांगने गए जहाज पर गए लोन लेने क्या कह रहे हो? बेगर्स कैन बी चूजर्स। अच्छा ठीक है, गैर सियासी गुफ्तगू क्लास में करें। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ डेट। वही दोबारा आगे बात, रीपेमेंट ऑफ डेट, उधार वापस करना गवर्नमेंट ने, यानी प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल एफसीएफ। ये लोन हमने लिए होते हैं, इसके बैक एंड पर औरतों का जेवर गिरवी रखवाया होता है हमने, इसके बैक एंड पर मर्दों के प्लॉट गिरवी रखवाए होते हैं हमने, इसके बैक एंड पर हमने एफसीएफ की बास्केट गिरवी रखवाई होती है कि अगर ये लोन हम वापस ना कर पाए तो एफसीएफ की बास्केट को फारिग कर दें। डन। चलें, अपने इलाके की मुस्कुराहट साथ वाले को ट्रांसफर करें। करते रहेंगे माशाल्लाह, फ्रेश होके आए हैं सारे। पॉइंट नंबर डी, खूब नहला धुला के अम्मी अब्बू ने भेजा होगा, बेटा फ्रेश होके जाओ माशाल्लाह, और मोटिवेट किया होगा। दादी अम्मा ने जाते हुए कोई फिक्रा बोला? वापस ना आना। अच्छा, और कोई फिक्रा बोला? दादों ने, दादी अम्मा ने, नाना अब्बू ने, नानी अम्मा ने जाते जाते कोई अपनी जिंदगी का निचोड़ आपसे शेयर किया हो? पुराने जमाने में तो बहुत नसीहतें करते थे दादा दादी नाना नानी, आप लोग बैठते ही नहीं उनके पास। नमाज मस्जिद में पढ़ना, दादा अब्बू ने कहा, दादी अम्मा ने कहा? अब्बू ने कहा। तो तूने ये 3 दिन किया गया, फिर कुछ किया होगा तो कहा होगा ना अब्बू ने। बात यहाँ तक पहुंचने ना दिया अगर माइट ब्रो कि अम्मी अब्बू को ये कहना पड़े। चलो चुप करो। पॉइंट नंबर डी, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, किसी भी कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, तो जो हमारे खिलाफ फैसला हुआ है उस फैसले में हमें कितने पैसे देने पड़े, वो भी इसी बास्केट में से जाएंगे। और एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का आइन कह दे या मजलिस शूरा कह दे, वो सारा इसी बास्केट से पेमेंट्स करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या क्या था? बोले हर साल फेडरल गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाएगी रिसीट्स और एक्सपेंसेस की, लेकिन एस्टिमेटेड होंगे ना, अंदाजन होंगे। इस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये जो एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये वो हैं जो अभी हमने नीचे पढ़े हैं। इनको सेक्शंस नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे आर्टिकल। आर्टिकल 81 वाले एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल 81 वाले खर्चे। अच्छा, आर्टिकल 80 के 2 का ए और 80 के 2 का बी। बोले 80 के 2 का ए, 80 के 2 का बी। तो पहले हम पढ़ेंगे आज, बोले 80 के 2 का ए। कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए? बोले एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या बताया होगा? कितने पैसे चाहिए हॉस्टल के खर्चे के लिए, खाने के खर्चे के लिए, दोस्तों के साथ सैर करने के खर्चे के लिए। ये घर वाले आप लोगों से पूछते हैं। तीसरी चीज आजकल पूछनी छोड़ दी हुई है क्योंकि पेपर करीब है। अदर एक्सपेंसेस के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए? एक अम्मी आपको कहें ये किताब का खर्चा ले लो, एक अम्मी आपसे पूछें ये खर्चा पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, ये जरा लंबी लाइन है। तो लॉ में इसी तरह लाइन लिखी हुई है, जैसे सड़कें वगैरह बनाना, क्योंकि सड़कें वगैरह बनाने का जिक्र इधर नहीं था इस टेबल में। तो देखें खर्चे हमारे हो गए 2 किस्म के। खर्चे हमारे कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के। आप पॉइंट 2 ए बी पढ़ लें जरा जल्दी से इंग्लिश में। जी अस्सलाम वालेकुम।
डन। ओके, एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली। एनुअल बजट स्टेटमेंट में अलग अलग लिखा होगा कितने पैसे चाहिए, अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट द खर्चे जो के चार्ज किए आइन ने एफसीएफ की बास्केट में। बार बार पढ़ें, कितने पैसे चाहिए उन खर्चों के लिए जो चार्ज किए हैं आइन ने एफसीएफ की बास्केट पे। अगला फिक्रा उसी तरह का है, कितने पैसे चाहिए वो खर्चे पूरे करने के लिए जो प्रपोज किए गए हैं कि ये किससे होंगे, एफसीएफ की बास्केट से होंगे, और इनको अलग किया जाएगा बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड, रेवेन्यू होते हैं डे टू डे के खर्चे और अदर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अगले पेज के ऊपर आए। अगले पेज पे आए, आर्टिकल 82। अब ये एक रिदम में चीजें चल रही हैं तो इनको उसी रिदम के अंदर जो है वो रखिएगा। जी असलम भाई, अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, चल पड़े सब कुछ। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर क्या है? एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, बोलें इन एनुअल बजट स्टेटमेंट। दोबारा बोलें, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, यानी आर्टिकल 81 वाले, एक सड़कों वाले नहीं, आर्टिकल 81 वाले। Expenses charged on FCF in annual budget statement shall be discussed in National Assembly। अच्छा, नेशनल असेंबली में तो इसमें लड़ाइयां होंगी, फिर डिस्कशन होगी इन खर्चों के बारे में कि प्रेसिडेंट की क्या तनख्वाह है, फलां की क्या तनख्वाह है। However, वोटिंग वेल, अब आप कह रहे हैं वोटिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर तो डिसाइड कर लेगी ना, जिस गवर्नमेंट की ज्यादा सीटें होंगी वो डिसाइड कर लेगी, वोटिंग की जरूरत नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में जब एक चीज डिस्कस की जाती है ना, तो डिस्कस करने से पहले फिर लोगों को पता होता है कि ये डिस्कस होनी है, वो फिर शुरू से ही जरा सही तरीके से कैलकुलेशन सारी करके लाते हैं। क्योंकि अगर आप ये बात ना लिखते ना कि ये डिस्कशन होगी, ये बात ना लिखते, तो फिर लोगों ने कहना था अब तो डिस्कशन भी नहीं होनी, जो मर्जी तनख्वाहें रखो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वोटिंग नहीं होगी, लेकिन बस आपस में क्या होगी, डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बेस पे कई दफा चेंज भी कर देते हैं बाद में, लेकिन वो कह रहे हैं डिस्कशन होगी, हाथ नहीं खड़े करवाए जाएंगे, मशवरे लोगों से ले लेंगे हम, इसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इसकी कितनी। लेकिन जो सड़कें बनाने वाले खर्चे हैं, जो कौन से खर्चे हैं, अच्छा दो किस्म की हाईलाइट कर लिया ना, चार्ज ऑन एफसीएफ ये 81 वाले हैं, और दूसरा हाईलाइट कर लिया अदर एक्सपेंसेस। उनका क्या करें, उनकी वोटिंग होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। Other expenses in annual budget statement shall be submitted to National Assembly। अच्छा, इनको नेशनल असेंबली को पेश किया जाएगा फॉर रेजिंग चंदा, कि इन खर्चों के लिए चंदा इकट्ठा करो। असेंबली में और मे नॉट एग्री। अच्छा, ये तो फुल फिल लड़ाइयां होंगी, ये सॉर्ट ऑफ वोटिंग ही होगी, वोटिंग होगी तो एग्री और नॉट एग्री, तो असेंबली में और मे नॉट एग्री। एंड इट मे ऑल्सो, ये जो होते हैं ना डिमांड होते हैं रिक्वेस्टेड अमाउंट। डिमांड बेसिकली लफ्ज होता है रिक्वेस्ट, मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया रिक्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट होती है असल में। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द रिक्वेस्टेड अमाउंट एंड इट मे ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वेस्टेड अमाउंट। ये रिक्वेस्टेड अमाउंट रिड्यूस भी कर सकती है। अब जवाब बता दें क्या है, इनकी क्या होगी,
डिस्कशन, वोटिंग विल, और ये सबमिट किए जाएंगे, बोलें फॉर रेजिंग ग्रांट। असेंबली मे और मे नॉट और मे रिड्यूस। बड़ी मेन बातें हाईलाइट कर दी हमने। नहीं, वो कहते बढ़ाना नहीं, वो पहले ही बढ़ाई हुई लाते हैं वो लोग। नहीं, मतलब तनख्वाह कम कर देंगे, बस बाकी पैसा तो उसी बास्केट में पड़ा रहेगा। ओके, और पॉइंट टू की उर्दू पढ़ लें। हाँ बस ठीक है। सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे ताकि ग्रांट ली जाए। असेंबली शायद माने शायद ना माने, जैसे आप कभी कभी मानते हैं और कभी कभी नहीं मानते। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो पॉइंट 3 किसकी कॉन्टिन्यूशन में है? पॉइंट 2। चलें जी, अब फाइनल बात आने लगी है। फाइनल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अब साइन करने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू साइन दिस नाउ। द प्राइम मिनिस्टर शैल साइन। प्राइम मिनिस्टर अब साइन करेंगे एक शेड्यूल के ऊपर। तो इसका नाम अब एनुअल बजट स्टेटमेंट नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर के साइन होने लगेंगे इसका नाम शेड्यूल बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शैल साइन अ शेड्यूल। उसमें क्या लिखा होगा? द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली। सड़कों के लिए कितनी ग्रांट मिली, एंड आगे वही फिक्रा जो उधर याद किया था, कितने पैसे चाहिए खर्चा पूरा करने के लिए जो चार्ज किया गया है एफसीएफ पे, आर्टिकल 81 बोले। लेकिन एक बार याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर उससे ज्यादा अमाउंट पे साइन नहीं कर सकता जितने उधर डिस्कस हुए थे। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। ये स्टेटमेंट कौन सी है? एनुअल बजट स्टेटमेंट। ओके, प्राइम मिनिस्टर के कमरे में जब साइन हो जाएंगे तो फिर एक दफा दोबारा आपने इनको नेशनल असेंबली में लाना है। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल यानी साइन हुआ वाला शेड्यूल शेल बी अगेन लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली के पास दोबारा लाना है, लेकिन अगेन का लफ्ज इसलिए नहीं लिखा कि वो बजट था और ये शेड्यूल है इसका नाम, इसलिए अगेन का लफ्ज लिखा। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शेल अगेन बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली। इट शेल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन एंड इट शेल नॉट बी ओपन फॉर वोटिंग। ना अब डिस्कशन होगी ना वोटिंग होगी, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर को कहा गया था उसी पे उसने साइन किए हैं। बस इस पर्पस के लिए दोबारा लाया जा रहा है इस चीज को, लेकिन अब डिस्कशन और वोटिंग की जरूरत नहीं है। एफसीएफ की बास्केट में चार्ज किए गए खर्चे तभी समझे जाएंगे कि ऑथोराइज्ड हैं जब ऊपर वाला सारा प्रोसीजर फॉलो हो, और अगर ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो ना हो तो फिर एफसीएफ की चार्ज किए गए बास्केट वाले खर्चे कभी भी ऑथोराइज्ड नहीं समझे जाएंगे। आप बता दें इन दोनों के बारे में, सड़कों वाले के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है और बाकी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है। सड़कों वाले के बारे में प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल असेंबली ने कहा है उस ग्रांट के मुताबिक ओके कर देगा, लेकिन जो खर्चे हैं आपके एफसीएफ की बास्केट वाले, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो अमाउंट डिस्कस हुई थी कहां पर? एनुअल बजट स्टेटमेंट में, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा पे साइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन कर देना काफी है या साइन करने के बाद दोबारा नेशनल असेंबली में लाना जरूरी है? दोबारा नेशनल असेंबली में लाना जरूरी है। ओके, यहां पर हमारा एक मेन पोर्शन जो है वो खत्म हुए। हम आपको थोड़ा सा बस ये 4-5 मिनट चीजें और पढ़ा के फिर इस सारी की समरी दिखाने लगे और वो रिवाइज करेंगे। फिर हम आज चैप्टर 12 का पहला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आज हम एओपी के न्यूमेरिकल्स शुरू करने लगे हैं, तो होंगे तो वो बिजनेस वाले ही, लेकिन हैं ज़ाहिरी बात है एओपी के चैप्टर के, यानी 2-3 पार्टनर मिलकर कारोबार कर रहे होंगे। ओके, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री एंड दौराने साल अगर कोई पैसा कम पड़ गया, अगर पैसा कम पड़ गया या किसी सर्विस के लिए पैसा ज्यादा चाहिए हुआ, तालीम के लिए ज्यादा पैसा चाहिए हुआ, फौज को ज्यादा पैसा चाहिए हुआ, सेहत के लिए ज्यादा पैसा चाहिए हुआ, तो फिर एक बजट आएगा। उस बजट का अजीब सा नाम होगा, उस बजट का नाम होगा सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड दैट authorized expenses
इनसफिशिएंट, ऑथोराइज्ड एक्सपेंसेस इनसफिशिएंट, मतलब बताएं इस लाइन का। जो खर्चा ऑथोराइज किया गया था वो काम पड़ गया है, और खर्चा फॉर अ न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड, नई जंग छिड़ गई, कोई और मसला हो गया, और खर्चा फॉर अ न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन, साल के दौरान तो ऐसा पता चल सकता है। ये मसला हुआ कब बोलें, इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर, ऐसा मसला पड़ गया। लेकिन ये दो बातें अलग अलग शाद करें, या तो एक्सपेंस क्या हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए, या न्यू सर्विस, एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड, ये दो बातें अलग अलग हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अमाउंट स्पेंट इज ग्रेटर देन अमाउंट ग्रांटेड, मतलब बताएं, अमाउंट स्पेंट इज ग्रेटर देन अमाउंट ग्रांटेड, खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं और जो ग्रांट की हुई अमाउंट है वो बहुत कम है। आपको पता है कि 2-4 मिलियन मैंने और पे किया तो मेरे पास चंदा सारा खत्म हो जाना है, फिर क्या करें, बताएं ना हल वही बताएं जो सुबह सुबह पढ़ा था, क्या, फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज द एक्सपेंसेस फ्रॉम, फेडरल गवर्नमेंट एफसीएफ की बास्केट से पैसे दे दे लोगों, कोई मसला नहीं। फॉर दिस फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर, फिर ये दे सामने आके, किसके सामने आके दे, नेशनल असेंबली के सामने आके दे, लेकिन ये लाल अंडा होगा, इसका नाम होगा सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। इसका नाम बोलें क्या होगा, ऐसा कब कब करना है, अच्छा वैसे 3 लाइनें ना हाईलाइट कर लें, एक तो इनसफिशिएंट हो जाए, एक न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए, और अमाउंट स्पेंट क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए। तो इन तीनों सूरतों में कौन क्या करे, एक्सीलेंट, सही बोला आप लोगों ने। फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, जल्दी बताएं, नेशनल असेंबली के सामने जाके बजट ले बिफोर करे, उस बजट का नाम क्या होगा, किताब नहीं है आपके पास, आज नहीं है, ठीक है, अल्लाह दे किताब। वोट्स ऑन अकाउंट्स, अगर कभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बोलें अगर कभी मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें, साइन किससे करवाएं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उससे करवा लें, वो जान देना करवा लेना, वो भी बल्ले चल्ले फुटबॉल टीम पाकिस्तान की का है ही नहीं, है तो सही है मेरे ख्याल से, है शरीफ लोग उसमें रखे हैं उन्होंने, हॉकी टीम से करवा लें, चलें जी हॉकी टीम से करवाएं जी, भाई ने बात खत्म कर दी, हॉकी टीम से करवाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है। द नेशनल असेंबली फिर कैन मेक चंदा, फिर चंदा कौन दे देगा, प्राइम मिनिस्टर या नेशनल असेंबली, उनको उठा देना, उन्होंने सीए कर लें अगर आए, मतलब सीए करने के लिए घर वालों ने भेजा। द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा इन एडवांस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, अभी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस के एडवांस अभी शुरू नहीं हुए खर्चे, लेकिन शुरू होने वाले हैं, फॉर अ पार्ट ऑफ अ नॉट मोर देन, बताएं जी कितने महीने की ऑथराइजेशन दे सकता है, if authentication of schedule is pending because PM not there, PM चले गए हैं इस दुनिया मुल्क से। बताएं जी कौन क्या करेगा, नेशनल असेंबली कैन क्या करेगी, कैन मेक चंदा इन एडवांस ऑफ, खर्चे होने से पहले अप्रूवल होगी, किस चीज की, फॉर अ पार्ट ऑफ नॉट मोर देन, अगर ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग, ओके। और वैसे ना ये आगे वाला भी सारा फारिग है, ये आराम से हो जाना है, लेकिन आप 86 पढ़ के ख़त्म करें, ये बातें बहुत ही आसान है, ये कल शुरू में आते ही पढ़ लेंगे, आप 86 पढ़ के ख़त्म करें ताकि हम 5-7 मिनट लगा के ना सारे को पहले याद करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर 12, पहले इसको याद करते हैं। ये आखिरी लाइन पढ़ लें आर्टिकल 86 वाली, नेशनल असेंबली भी नहीं है तो फिर क्या करें, असल में ना नेशनल असेंबली में कोई ना कोई बंदा ही फिर अपॉइंट होगा ना, लेकिन अगर नेशनल असेंबली भी नहीं है तो फिर शायद फौज ने कब्जा कर लिया हुकूमत पे, फिर क्या करें, इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व, ना प्राइम मिनिस्टर है ना नेशनल असेंबली, आप क्या करें, तो फेडरल गवर्नमेंट किसके हाथ में होगी, फेडरल गवर्नमेंट ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के हाथ में होगी,
तो फेडरल गवर्नमेंट मे बी फेडरल गवर्नमेंट किसके हाथ में हो, मतलब पीसीबी कर देना, पीसीबी पाकिस्तान में पीसीबी टेक ओवर कर लेते ना, ऐसे मसले मसाइल हो तो आई कैप कर दूं यार, आई कैप आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं, आई कैप कब्जा कर लेगा हुकूमत पे को, आई कैप नहीं इतना स्ट्रॉन्ग को क्या लिखवाना चाह रहे हैं आप लोग बताएं, आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अच्छा फौज, ठीक है फौज लिख लें फिर। If National Assembly is dissolved, the फौज में authorize गवर्नमेंट, वो तो फिर गवर्नमेंट है ना, the government may authorize क्या, और किस बास्केट से, और किस लिए, और कितने अरसे के लिए, if authentication of schedule of authorized expenditure is pending, pending क्यों है, because no national assembly, क्योंकि नेशनल असेंबली नहीं है। चलें जी, गल मुक्की, मैंने अगले 2 सेक्शन भी कराता होता हूं, लेकिन आप लोगों की शक्लें देख के मैं नहीं करवा रहा। कोई 1-2 भी बोल देता ना करवा दें, तो मैंने नहीं करवाने थे। हाँ निगरान हुकूमत भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ओके जी, मैं करवाता हूं, थोड़ा मुझे टाइम दें। अच्छा अब मेरे भाई जरा बात तसल्ली से याद कर लें, आप आगे हैं इस पेज के ऊपर, चैप्टर 2, चलें याद करना शुरू करें। आप लोग बेशक यहां से याद कर लें, क्योंकि यहां भी हमने सारा लिखा हुआ है, ये नहीं है कि पिक एंड चूज किया हुआ है। चलें जी याद करें। All revenues received and loans raised by federal government, any amount received in repayment of loan shall be credited to FCF. याद करें, all revenue received and loan raised and all other amounts received in repayment of loan shall be credited to all other monies received by federal government or deposited with Supreme Court shall be credited to PAF, Pakistan Account of Federation, Public Account of Federation. Custody, the custody, the payments and withdrawals and all connected shall be regulated by Act of Majlis Shura or rules made by President. हर साल the federal government shall lay before the National Assembly a statement of estimated receipts and expenses, which will be called as annual budget statement. Annual budget statement annual budget statement shall show separately. Annual budget statement, आप लोगों को पता ही नहीं चलता दाएं बाएं क्या हो रहा है। Annual budget statement shall show, अब मैं इतने लोगों का तो मैं ध्यान नहीं रख सकता ना, थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करें मुझे। Annual budget statement shall show separately. Annual budget statement में अलग अलग नजर आ रहा होगा, क्या बोलें कितना ये थोड़ा सा याद करने में टाइम 1-2 मिनट लग सकते हैं आपको, कितना तो छड्डो सानू भी टाइम लगना है। कितना खर्चा, कितने पैसे चाहिए टू मीट खर्चे चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आइन ने जो चार्ज किए, जो 81 में हम पढ़ के आए हैं, ऑन द बास्केट ऑफ, अच्छा पेज भी बोला नहीं कटा हुआ बहुत है, कितने पैसे चाहिए टू मीट अदर खर्चे सड़कों वाले suggested to be made from FCF and shall distinguish between, चलें जी दोबारा करें याद करें, मैं क्या इसको याद करेंगे फिर चैप्टर 12 शुरू करेंगे। All revenues received and loan raised and amount received in repayment of loan shall be credited to FCF. All other monies received by federal government and deposited with Supreme Court shall be credited to PF. The custody, the repayments and all other connected matters shall be regulated by Shura or rules made by President. Annual budget statement. In each year, ये तो आसान है, in each financial year, federal government shall lay before the National Assembly estimated receipts. This will be called as annual budget statement. Annual budget statement include amounts required
टू मीट खर्चे, अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर खर्चे, इसलिए इन खर्चों का नाम फिर रख दें चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वो बीच में से अब मैंने आर्टिकल 81 स्किप कर दी है, उसकी समरी बनाने की जरूरत नहीं थी, प्रेसिडेंट की तनख्वाह और वो सारा, वो तो वहीं से याद कर लीजिएगा। अब प्रोसीजर क्या है, वो क्या याद करना है, वो अभी रिवाइज कर लेते हैं। वो मेरे ख्याल सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह थी, फिर उधर प्रेसिडेंट की, फिर उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर था, और चेयर ऑडिटर जनरल था, चेयरमैन था, और इसके बाद जो है वो नीचे उनके एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे थे और डेट चार्जेस नीचे आ रहे थे। ओके, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, भाई यहां साइन की बात होने लगी। अब नहीं, साइन की बात थोड़ा नीचे होगी। अब आप लोगों ने एनुअल बजट स्टेटमेंट को ले जाएं असेंबली में, डिस्कशन वगैरह और वोटिंग, उन चीजों की बात होने लगी है। पढ़ें जी, प्रोसीजर रिलेटेड टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ की बास्केट इन एनुअल बजट स्टेटमेंट shall be discussed in and voting will, however other expenses shall be submitted for raising chanda. The assembly may or may not agree to chanda. It may also reduce the chanda because chanda is chanda. ये जो अमाउंट रिक्वेस्ट की गई है ये सिर्फ तब की जाएगी जब फेडरल गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। ऑथेंटिकेशन, प्राइम मिनिस्टर के साइन, द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल। इसमें वो ये बताएगा कि सड़कों के लिए चंदा कितना दिए नेशनल असेंबली ने, और ये भी बताएगा कितने पैसे चाहिए, ये वही वाली इंग्लिश, कितने पैसे चाहिए ताकि एफसीएफ वाले खर्चे पूरे किए जा सके। लेकिन ये खर्चे उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे जो भी नेशनल असेंबली में डिस्कस हुए थे। और आखिरी चीज, ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल अगेन बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, दोबारा नेशनल असेंबली के सामने ले जाएं, लेकिन अब कोई वोटिंग नहीं, कोई, अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो कर दिया तो ये खर्चे ऑथो। बाकी आगे कुछ और शुरू हो गया है, आगे जो है वो भी हम कल देखेंगे। तो अभी जो है वो जो रह गया पीछे, वो हमारा रह गया जिसको हमने समरी में नहीं डाला, 84, 85 और 86। इसको भी रिवाइज करें, 84, 85, 86। बोले हर साल अगर जरूरत पड़े ऑथराइज खर्चे कम पड़ जाएं, नई सर्विस के लिए खर्चा चाहिए, या खर्चा बढ़ जाए ग्रांट से। ये फिक्रा वही है जो आपने शुरू में याद किया था, फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करेंगे नेशनल असेंबली, लेकिन इसका नाम होगा एक्सेस या सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट। नेशनल असेंबली अगर चाहे तो चंदा दे दे खर्चे करने से पहले साल के थोड़े से हिस्से के लिए, अगर ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट, आगे अंग्रेजी वही, मे ऑथोराइज एक्सपेंस, मे ग्रांट इधर लिखा हुआ था, मे ऑथोराइज एक्सपेंस फ्रॉम एफसीएफ, इधर एक्स्ट्रा लेफ्ट डाल दिए, फ्रॉम एफसीएफ फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पार्ट की जगह फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 मंथ्स है ना। अगर ऑथेंटिकेशन इस वजह से पेंडिंग है कि कौन नहीं है, नेशनल असेंबली नहीं है। निकालें चैप्टर 12। उस्मान को बुलाएं, चैप्टर 12 के लिए हार लेके आए। पेज नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 1 निकला है, 1 ओके, 1 क्वेश्चन 1। There's some problem here. Mr. A and B are sharing profits. ये नहीं मिलेगा सवाल, क्योंकि ये पेज नंबर ना 320 पे है, तो ये नहीं मिलेगा। 420 पे होता तो मिल जाता। Mr. A and B are sharing
प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन अ शॉप रन बाय देम। एक शॉप चलाते हैं, उसमें 2/5 ए का हिस्सा है और 3/5 बी का हिस्सा है। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी फॉर द ईयर इज 8 लाख। साथ वाले का हाथ पकड़ लो। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी फॉर द ईयर इज 8 लाख। एओपी की टैक्सेबल इनकम है 8 लाख। Mr. A and Mr. B has also provided the following details which do not relate to shop run by them. A और B ने आपको ये डेटा प्रोवाइड किया है जो कि जो शॉप चला रहे हैं उसका डेटा नहीं है, ये इनका अपना जाती डेटा है। तो बता दें कहां तक आपको एओपी का न्यूमेरिकल लग रहा है, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका न्यूमेरिकल लग रहा है 8 लाख तक। 8 लाख तक किसका न्यूमेरिकल है? एओपी का। और उससे आगे देखें न्यूमेरिकल पार्टनर्स का है। Mr. A and B has also provided the following which do not relate to shop run by them. तो मे बी ये शॉप चला रहे हो खिलौनों की, टॉयज की। इसके अलावा ए रात को आके घर के अंदर बिस्किट भी बेचता हो, एक खिड़की खोल के ड्राइंग रूम से बिस्किट भी बेचता हो, और हो सकता है इसका वलीमा हुआ हो, इसको सलामी मिली हो, 3,10,000 रुपए का नोट, और उसके बाद इन्होंने ज़कात भी पे की है, आचा बाचा दोनों ने ज़कात भी पे की है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, पहला न्यूमेरिकल। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आ, दूसरा न्यूमेरिकल। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बा, तीसरा न्यूमेरिकल। तो 3 न्यूमेरिकल्स करते हैं, चलें जी स्टार्ट। सबसे पहले एओपी का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल होंगे या न्यूमेरिकलियां होंगी? कलियां। वो कलियां ही क्या जो खिले ना। साथ वाले के चेहरे पे निखार देखें कितना वाज़ेह नजर आ रहा है। एओपी का न्यूमेरिकल, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आसान सी बातें होती हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है जी? 8 लाख। अच्छा, ये बैग बुक उठा के देखेंगे। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस 8 लाख। ये किसका डेटा है? एओपी का। ये किसका डेटा है? एओपी का। जी, टैक्सेबल इनकम आप बताएं एओपी की कितनी आ रही है? मैं वैसे खुद ट्राई करता हूं, जरा मुझे टोटल करने दें। इसको नीचे उतारते हैं, फिर इसको नीचे उतारते हैं, फिर इसको, फिर इसको। ओ जबरदस्त। टैक्सेबल इनकम भी कितनी आ गई? 8 लाख। ये आपने देखा आज हमने कैसे नीचे उतारा इसको? शुक्रिया। ओ दैट्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, मुझे सोचने देना आज का दिन। कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसका जवाब नहीं देंगे। चलेंगे, एक बार याद रखिएगा कि एओपी के चैप्टर में जब भी एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा तो एओपी सैलरी नहीं कमा सकती, क्योंकि एओपी तो खुद एओपी है, उसने तो सैलरी नहीं कमानी। असल में जो 2-3 बंदे मिलके कारोबार कर रहे हैं उस बिजनेस को कहा जाता है एओपी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एसोसिएशन ऑफ पर्संस कभी भी जो है वो याद रखिएगा कि सैलरी नहीं कमा सकती, तो इसलिए टेबल 1 ही लगेगा सिर्फ। वैसे टेबल 1 के ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये टेबल एओपी के लिए है। टेबल 2 के ऊपर आप जाके देखें लिखा ही नहीं हुआ ये टेबल एओपी के लिए है। आज टेबल 1 खोलें और सफे के टॉप पे पढ़ें ये टेबल एओपी के लिए है। चैप्टर 4 जो दफन हो चुका हुआ है, जो मर चुका हुआ है, वो निकालें। कुछ लोग जिंदगी में कभी भी नहीं निकालते चैप्टर 4, हमने देख लिया उनको, आज भी उन्होंने नहीं निकालना, क्योंकि वो चैप्टर किताब के ऐसे पोर्शन में है जो पोर्शन घर के अंदर रेस्ट कर रहा है। जी, टैक्स कैलकुलेट करवाएं। किसी को मिल गया टेबल के टॉप पे लिखा हुआ है ये टेबल एओपी के लिए है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है वो फिर बाद में देखेंगे। फिलहाल बस ये टैक्स बोले 15% ऑफ 2 लाख। जी, उस्मान कहाँ चले गए? कुस्तुनतुनिया बुलाया था हमको। $30,000। लें जी, आज हमने यूपी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू।
अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं मिस्टर ए का, और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं मिस्टर बी का। मिस्टर बोलते हैं मिस्टर बोलते हैं? मिस्टर। इससे पहले कि हम मिस्टर ए और बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हमें यह पता होना चाहिए कि ए और बी ने क्या कहेंगे उसे हम, ए और बी ने कितना हिस्सा, कितना शेयर कमाया है एओपी से। ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है। लेकिन ये जो फिगर लिया करनी है, ये 8 लाख लिया करनी है, जिसके साथ टैक्सेबल इनकम लिखा है मैंने। ये फिगर 8 लाख माइनस 30,000 नहीं लेनी, पूरी 8 लाख लिया करनी है। 8 लाख को तकसीम कर दें ए और बी में। उस्मान बैठिएगा, कुछ सुन दुनिया की बातें सुनानी है आपने। बैठे अभी, बैठ से मैं फिर बात करता हूं आपसे। आज मैंने बात करनी है आपसे एक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक वॉकिंग करेंगे हम। क्या करेंगे? वॉकिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि डिविजिबल इनकम, डिविजिबल इनकम, डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड होने के काबिल। डिविजिबल इनकम कितनी है? 8 लाख। इसके ऊपर हम कॉलम बना दिया करेंगे, आ बा टोटल, टोटल, आबा टोटल, प्रॉफिट, प्रॉफिट को तकसीम करते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में ये इन लोगों को हम कुछ और भी बांटा करेंगे। दिन तो आने दे एक दफा, अभी रात चल रही, दिन तो आने दे एक दफा। आने वाले दिनों में हम इन लोगों को कुछ और भी बांटा करेंगे। फिलहाल ये 8 लाख है, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं। 8 लाख लिख लें आप भी मेरे कहने पे। 8 लाख, 8 लाख को बांट देते हैं। वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी यहां पे, क्योंकि 8 लाख ही बांटने, तो ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों के लिए फॉर्मेट की भी तो तैयारी करनी है, दिन भी तो आने हैं ना। आप बताएं 8 लाख का कितना ए को दे दें और कितना बी को दे दें? 8 लाख इंटू 2/5। तो 8 लाख का 2/5 ए का और 3/5 बी का। जी 3,20,000, 4 लाख लें। इस वर्किंग के ऊपर लिख लें नई वर्किंग। डिविजिबल इनकम वाली वर्किंग। ये वर्किंग किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी? बिल्कुल गलत। ये वर्किंग हेल्प करेगी ए और पार्टनर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि पार्टनर्स को बांटना है हमने। ये एओपी का न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया। एओपी का टैक्स 30,000 है, वो गवर्नमेंट को दे देगी। अभी हम किसका न्यूमेरिकल शुरू करने लगे? अब पार्टनर्स का। डबल टैक्स होगा नहीं होगा, यही तो डिस्कशन है आज की। हम मैंने पहले कर लें दो, फिर मैं दसांगा। Let me do first, then I will tell. That I was saying in our दादी अम्मा लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज तो उर्दू हो गई भी थी, दादी अम्मा लैंग्वेज। ओके, चलें जी। 3,20,000 और 4,80,000, इसको दे दें 3,20,000। पसंद है? पसंद है या नहीं है भाईजान? थोड़ा 3,20,000 है, मेरा कितना? आप लगता है हिस्से बांटते रहे हो पिछले 2-3 दिन। अच्छा जी, खाला के घर ज्यादा भेजा या फूफो के घर ज्यादा भेजा गोश्त? दोनों का रख लिया है, ठीक है, बाद में देंगे सरप्राइज। अब आप कहीं ये डिपेंड करता है कि अबू हैंड ओवर कर रहे थे या अम्मी हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, इसको नीचे उतार ले, दोबारा पागल ही हो वो होते लेके गए, तो थल्ले ले गए, फिर थल्ले तो टोटल करें जी। 3 लाख और 4 लाख। अगर आप ये ना भी करते तो ऐसे भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन एक फॉर्मेट हम बनाने आगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनको प्रॉफिट के अलावा कुछ और चीजें भी दिया करेंगे चोनों मोनों को।
कई दफा ये सैलरीज मांग लिया करेंगे और कुछ मांग लिया करेंगे। चोनू ए है, मोनू बी है। अच्छा जी, अभी तक हमने नहीं देखा कि ए और बी ने जाती तौर पे कितना कमाया। अब हम जरा हिम्मत करके ए के घर तक जा रहे हैं। ये इसकी दुकान थी जो ए और बी मिलके चला रहे थे। यहां तो हम चले गए थे और फिर हमने बता दिया था उसमें से ए को कितना मिलना है, बी को कितना मिलना है। और आप लोगों में से कोई कहेगा कि इतनी लंबी जो वर्किंग की है, 8 लाख को आप कर देते 2/5, 3/5, तो ये भी हो जाना था। जी मुझे भी पता है। 8 लाख के 2 हिस्से कर दिए, 2/5 और 3/5। अब हम हिम्मत करके जाया करेंगे मिस्टर ए की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, पहले नॉक करना है फिर सलाम करना है। पहले मैंने नॉक कराना है। अस्सलाम वालेकुम। ए कितने रह गए हैं तो मिस्टर ए हैं घर में, ए को बुलाएं। पापा ने मना किया कि मैं घर में नहीं हूं। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 5,60,000 रुपए। ये इसकी जाती इनकम है, इसका ईओपी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ईओपी मैंने आपको बताया खिलौने बेचती है और ये घर में आके बिस्किट बेचता है ड्राइंग रूम की खिड़की खोल के, रोशनदान खोल के नहीं। 5,60,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 0, ज़कात पेड 20,000। चलें, धीमे धीमे चलिएगा जरा, धीमे धीमे चले। मिस्टर ए, कोई नई चीज हुई तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने देखा इस वक्त लोग सारे ऐसे बैठे हैं। कोई नई चीज मैं बता दूंगा, टेक लगाए हैं। नई चीज आई थी तो बता दिया। हाँ, अब भी कोई नई चीज आएगी तो बता दूंगा। जो बैठे हैं पता नहीं की होने लगे, वो व्हाइट बोर्ड वही है, बंदा वही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आप लोग भी इसी तरह लिखा करें पेपर में। अस्तगफिरुल्लाह जी। 5,60,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की कितनी है? गर्म अंडे, ठंडे अंडे? ठंडे अंडे। ओके, करें जी। टोटल इनकम निकालें इसकी, टोटल इनकम। उस्मान कोई काम तो नहीं कर रहे थे? काम तो नहीं कर रहे थे? काम करते, वेल डन। मैंने कहा कहीं नहीं काम नहीं करा था। मैंने कहा तो फिर हमने ऐसे ही जो है वो आपको रिक्वेस्ट की है। टोटल इनकम बोलें 5,60,000। जाहिर बात है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सोर्स वगैरह इसके जाती है ना, वो सारे जमा करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। ज़कात बोलें, टेक लगाओ ना, मैं कह रहा हूं कोई चीज आई मैं बताऊंगा। ओ पुत्र, ओ भाईजान, टेक लाओ। लेस ज़कात, कोई चीज आई तो मैं बता दूंगा, खा लेना। लेस ज़कात। ओ भाई, बी दी ज़कात ना चुक लियो। अच्छा, ए बी के घर पे चादर डाल देनी है जब ए का डाटा हो। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसके साथ साथ वाली सवारी परेशान ही रही, कहती आइंदा मैं सफर ही नहीं करना, मैं बहुत सफर कर लिया है। अच्छा, अब मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम है कोई क्लास में ऐसा बच्चा जो बहुत तंग करता है? देखें हैं दाएं जरा, बहुत शरारती बच्चे आ रहे हैं आजकल। टैक्सेबल इनकम बोलें 5,40,000। अब आपने इसके नीचे डबल अंडरलाइन नहीं लगानी। आज टैक्सेबल इनकम के नीचे डबल अंडरलाइन नहीं लगानी। अब हम क्या करने लगे? अब हम वो करने लगे हैं जो दुनिया देखेगी। अब हम ऐड करने लगे हैं शेयर फ्रॉम एओपी। क्या ऐड करने लगे हैं बोले? शेयर फ्रॉम एओपी। डबल अंडरलाइन नहीं लगानी। आज पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए गेम ऑन हुआ करेगी। एओपी का न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाया करेगा। ये बिजनेस के सवाल सॉल्व करने आते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं। पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जो है टेंटे रहना, वो भी 1-2 दिन में यूज टू हो जाएंगे। पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए काम करना है। अब 5,40,000 इसने जाती तौर पे कमाया ज़कात माइनस करके, लेकिन एओपी ने इसे दिए 3,20,000। अब जब हम ऐड लिखा हमने कि शेयर फ्रॉम एओपी करेंगे, तो ये बोलने लग गया खुदा के लिए 5,40,000 में 3,20,000 ऐड ना करो, मैं उस 3,20,000 रुपए पहले
क्योंकि इसके मुंह पे आपने टेप बांध देनी है। टोटल कराएं, टोटल कराएं। टैक्सेबल इनकम हम दोबारा निकालेंगे, इसके साथ भी टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, लेकिन इसका नाम थोड़ा बदल लेंगे अभी ताकि जरा अलग अलग रहे। वैसे टैक्सेबल इनकम खाली लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब हाँ दस की है मसला, और भाजन मसला तुसी आप क्रिएट किया है। मेरी 3,20,000 इसके अंदर पड़ा हुआ था, उसमें मैं टैक्स दे के आया हूँ, फिर तो 3,20,000 उधर जाके निकाले, फिर लाके फिर पा रहे हो, ऐसे भी पा रहे हो, ऐसे भी पा रहे हो, मैं तो पागल हो गया। चल जाओ फिर पागल खाने, ऐथू निकल जाओ। हमने कहा ठहर जाए, इस पे ना हमें टैक्स निकालने दे पहले। ना निकालना टैक्स इस पे, अच्छा हाँ निकालना टैक्स इस पे, चपेट मार पड़ो, उधर मुंह लाल हुआ पड़ा से। 8,60,000 रुपये टैक्स निकालें। चैप्टर 1 ना, चैप्टर 1, चैप्टर टेबल 1, चैप्टर 4 टेबल 1। 15% ऑफ 2,60,000। ये जो दीवाने हैं ना घर जाके कहेंगे सिक्योरिटीज के रेट लगाए हुए थे इन्होंने 15%, और दीवानों चैप्टर 4 खोलोगे तो पता चलेगा ना 15% कहाँ से आ रहा है। वरना तो बोंगे ने जाके क्लास के यही कहने डिविडेंड का रेट लगाया हुआ था इन्होंने, ये हो रहा था आज। किसी को कहते हैं घर से होके आया तो कल भी उधर ही छोड़ आया, तो आप तो फ्रेश होके आना चाहिए था। 15% ऑफ 2,60,000 30। भाई इसको अंदर रखें, इसको अंदर रखें। इसको अंदर रखने की वजह ये सुने क्योंकि इसका ये टैक्स बनता नहीं है, क्योंकि आप इससे ये टैक्स मांगना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3,20,000 को ऑलरेडी 3,20,000 पर टैक्स दे दिया हुआ है, यहां पे दिया था ना। तो इसलिए अब जो टैक्स निकला इसको रखें अंदर। अंदर रखने के बाद इसे क्या आप बोल तो क्या चाहते हैं? उसने कहा मेरा एक्चुअल टैक्स कुछ हो रहा है। जैसे साथ वाले नहीं कहता कभी कभी मैं एक्चुअली मैं तो ये कहना चाह रहा था, तुम ही कुछ और समझो एक्चुअली। तो एक्चुअल टैक्स, सॉरी एक्चुअली तो मैं लाहौर जाना चाह रहा था, आपने मुझे कहां लाके छोड़ दिया, शेखुपुरा में ड्रॉप कर दिया। एक्चुअल टैक्स कितना है वो आप लोग मुझे बता दें, माशाल्लाह वो तो आप लोग समझदार हैं। 39,000 अगर टैक्स बनता है मेरे मोटे कैलकुलेटर 8,60,000 रुपए, तो मेरे मोटे कैलकुलेटर बोलो 5,40,000 रुपए कितना बनता है? लोग कह रहे थे 5,40,000 रुपए टैक्स नहीं, क्योंकि 6 लाख से कम है। नहीं, ऐसे नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना है। मैं मेरी मर्जी है। तो 39,000 डिवाइड बाय 8,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, ये फिगर हमेशा कम आया करेगी इससे। जी बिल्कुल, ये फिगर हमेशा इससे कम आया करेगी। 39,000 तो भाई चीको चाड़ा नहीं पाना होंगे कॉलेज च घर च बाहर, चीको चाड़ा नहीं पाना, आराम नाल बोलना क्या चीको चाड़ा हर जगह मौका मिल जाए चीको चाड़ा। अच्छा 39,000 अगर टैक्स बनता है 8,60,000 रुपए, आप लोगों की भी बातें इसी तरह आ रही है दूसरी क्लासों के बाद। 39,000 अगर टैक्स बनता है 8,60,000 रुपए, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 5,40,000 रुपए। देखिए कैलकुलेटर हैंग तो नहीं हो गया? अच्छा कितना जवाब आ रहा है? 2,444। लेकिन देखें एक तरह का बेचारे के साथ बहुत जुल्म हो गया है। अब है तो है, बस क्या करें, अब एक तरह का जुल्म हो गया है। ये इनकम जो है वो उसकी उस पर टैक्स बन नहीं रहा था 5,40,000 रुपए, लेकिन उसकी वजह से एओपी का हिस्सा जब आया तो सॉर्ट ऑफ इसको कुछ ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। तो असल में सीरियल नंबर भी कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जब आप ये फिगर इसमें डालेंगे तो ये हो सकता है किसी बड़े सीरियल में गिर जाए। जब बड़े सीरियल में गिर जाए, ये तो इतने बड़े सीरियल में गिरा था कि 5,40,000 को बढ़ा के इसने 8,60,000 कर दिया था। हालांकि 5,40,000 में अगर 2,000 डालते तो 5,42 होता, 5,42 पे तो टैक्स ही नहीं आना था। लेकिन एकदम इतना सीरियल शूट कर गया कि 15% पे रेट पहुंच गया। बस अब है तो है, ये तरीका हुआ करेगा। तो आप बोलें सारे, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, बोलें
नहीं, कम वाली इनकम जो हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। बोलें ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, बोलें ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। एक्चुअल टैक्स कौन सा हुआ करेगा? कम वाला। एक्चुअल टैक्स कौन सा हुआ करेगा? कम वाला। मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ज्यादा वाली इनकम पर ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पर कम वाला टैक्स। मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नीचे थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि मैं डोनेशन का टैक्स क्रेडिट भी निकालूं, लेकिन कोई नहीं, मिस्टर बी का न्यूमेरिकल तो आप अगले सफे पे करें, अगला पूरा रजिस्टर खाली है। तो मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें एंड तक, फिर उसका टैक्स क्रेडिट मैं करवाऊंगा। पहले ये का नोट कर लेना। कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा ही काफी होता है। मोबाइल है, नेट चल रहा है, खोलो जरा। मैं जरा बात कर रहा हूँ इससे भाई से। पी रूम में ना आइएगा, मैं इसको जरा एक दो बार। अभी तक तो मिस्टर ए का न्यूमेरिकल ही उतार रहे हैं लोग। ये लोगों में क्यों इतनी सुस्तियां आ गई हैं? इन सुस्तियों को बदलें चुस्तियों में। दिन इतने थोड़े रह गए हैं कि आप बैठे होंगे, एक दिन सुबह उठेंगे तो अगला दिन जो है उसकी तारीख क्या होगी? बोलें 17 अगस्त। 17 अगस्त। 16 अगस्त को आप सोएंगे, 17 अगस्त होगी सुबह। मिस्टर बी, आप मुझे बताएं, हम आपको कैसे डराया करें, कैसे मोटिवेट किया करें? हाँ, डर से डराया ना करें। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलें 3,10,000। अच्छा, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल थी, यहां डबल अंडरलाइन नहीं लगानी,
यहाँ ऐड करना है शेयर फ्रॉम, लेकिन ये करते हुए एक मुंह पे पट्टी बांधनी है, शेयर फ्रॉम एओपी, और उसकी ये इनकम निकाल के पट्टी खोल के ये वाला टैक्स निकालना है। ये टैक्स 8,60,000 रुपए बना है, तो मेरी कैलकुलेटर बताओ, मेरा कैलकुलेटर कभी कभी बता भी देता होता है, आपके कैलकुलेटर ने बताया ये? आपका कैलकुलेटर कमाल है माशाल्लाह। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 3,10,000। अच्छा जी, टोटल इनकम मिस्टर बाकी बता दें, टोटल इनकम 3,10,000। नेक्स्ट, ज़कात। ₹2,00,000, ये क्या निकल आई? टैक्सेबल इनकम। आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल हमने 4-5 दिन 6-7-8 दिन पहले किया था, आकाश कुमार वाला। उसमें आखिरी लाइन में लिखा हुआ था शेयर फ्रॉम एओपी इज इतना, एओपी से शेयर इतना आ रहा है। एओपी से शेयर हम यहां पे डाला करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी। यहां पे टैक्सेबल इनकम निकल आई है, बट डोंट डबल अंडरलाइन ना लगाएं इसके नीचे, शेयर फ्रॉम एओपी 4,80,000, 4,80,000। इसको आप नाम लिखें इसका टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, फॉर रेट पर्पस। ये जरा नया लफ्ज़ है आपके लिए, रेट बढ़ाने के लिए ये टैक्सेबल इनकम है। इसका नाम लिखें टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। वैसे पेपर में टैक्सेबल इनकम भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन लोगों ने इसका ये नाम रखा हुआ है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, रेट बढ़ाने के लिए जी। अब रिवाइज टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 760। नाउ प्लीज डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज करें चीजें। अच्छा, टैक्स आउटर कॉलम में नहीं निकालना, वरना वो फिर पेएबल टू गवर्नमेंट टाइप लगेगा। टैक्स अंदर वाले कॉलम में निकालें, क्योंकि ये टैक्स देना नहीं है हमने। 7,68,000 पे टैक्स कितना बनता है? 15% ऑफ 160 25 25,200। लेकिन ये हमारा टैक्स नहीं है, हमारा जो टैक्स होगा वो निकलेगा एक्चुअल टैक्स के नाम से। अच्छा, 25,200 अगर टैक्स बन रहा है 768 पर, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ, अगर मेरी इनकम ही 288 है, जो कि हकीकत भी यही है, मेरी इनकम 288 है, तो इस पे टैक्स कितना बन रहा है? 9,450। तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। अब इस सवाल के अंदर एज्यूम करें कि इसने चैरिटी दी है। आए सवाल में डालते हैं ताकि टैक्स रेट भी निकाल लें। बी गेव चैरिटी टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक ऑफ ₹7,000। तो बी ने चैरिटी दिया 7,000 रुपए। अच्छा जी, फॉर्मूला बताएं आप टैक्स क्रेडिट का। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 60 A/B इंटू C। आप बताएं टैक्स में कौन सा लूं, ज्यादा वाला या कम वाला? इनकम कौन सी वाली लूं, ज्यादा वाली या कम वाली? कम वाली इनकम ये है, ज्यादा वाली इनकम ये है। ज्यादा वाला टैक्स ये है, कम वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे। इसमें आपकी बहुत अच्छी राय है कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 9,450 है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था कि एक्चुअल टैक्स नहीं लेंगे। यहां में लॉ में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसने लिखा हुआ है ज्यादा वाला टैक्स ले लो, ज्यादा वाली इनकम ले लो। ना पसंद आया तो किताब से लड़ लीजिएगा वो घर जाके। तो ज्यादा वाला टैक्स लेना है, तो दो टैक्स नजर आ रहे हैं, टैक्स 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 टैक्स। सॉरी, कैसे फंस गई थी।
25,200 ज्यादा वाला टैक्स लेना है, यहां ज्यादा वाला बाबा है, रूल है तो है, तो साथ वाले हो गए ठीक है, फिर ज्यादा वाला टैक्स लेना है और इसी तरह हाथ करें, बस ज्यादा वाली इनकम लेनी है। आइंद्रा थले और सी इज लोअर, ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं, आप लोग तो उधर ही लिखिएगा। सी इज लोअर। कोई आचा बाचा क्लास का आचा बाचा डोनेशन बताए कितनी है सवाल में जो हमने डाली अपनी तरफ से? 7,000। घर जाके किताब झाड़ के ढूंढिएगा ना, किताब में लिखवा दी है। या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसके बारे में लॉ खामोश है, आप लोग करा लें जो कराना होता है, आप लोग बड़े लॉजिकल चल रहे हैं आप लोग। इसके बारे में लॉ खामोश है, कौन सी वाली इनकम उठानी है। तो लोगों की राय है यहाँ पे कि कम वाली इनकम ही यूज हो रही है आजकल, आईकेप भी वही यूज कर रहा है। क्या करें अब इसमें, अब लॉ से लड़ तो नहीं सकते ना हम। यहां आपने टैक्सेबल इनकम ये वाली ले लेनी है जो इसकी हकीकतन है 288,000। इसको कहते हैं पागल बनाना, लॉ मेकर ने सही पागल बनाया। तो बोलें ए कौन सा लेंगे, ज्यादा वाला टैक्स। ए कौन सा लेंगे, ज्यादा वाला टैक्स। और बी कौन सा लेंगे, ज्यादा वाली इनकम। ज्यादा वाली इनकम। ए कौन सा लेंगे, ज्यादा वाला टैक्स। और बी कौन सी लेंगे, ज्यादा वाली इनकम। लेकिन उधर सी कौन सी लेंगे, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। जो एक्चुअली तो ये है टैक्सेबल इनकम 288 जी 86। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एओपी का, इंशाल्लाह इसी के न्यूमेरिकल हम करते रहेंगे तो रिवाइज होता रहेगा। 86400 इनटू लोअर क्या है इंटू 7,000 इंटू 7,000। कितना टैक्स माफ होगा, 230। पेएबल टू गवर्नमेंट 9,220। लिखें, पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डिविजिबल इनकम की वर्किंग किया करेंगे। पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डिविजिबल इनकम की वर्किंग किया करेंगे। भाई ये भी जरा अरेंज करवा दो और नोट्स तो सेंड कर दो ना, मैंने आपके कर दिए थे। ये देखो जाने से पहले हो सकता है। ओके
चैप्टर 18 निकालें, वो जो होमवर्क के सवाल दिए थे, 2 दिए थे ना भाई। लेक्चर नोट्स देखते होते हैं बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। कौन सा चैप्टर है? 18। क्वेश्चन नंबर 47। अशफाक इज अ रेजिडेंट फाइलर। अशफाक एक रेजिडेंट फाइलर है। अच्छा, पहले ICAP ने खुद ही ईमेल की थी कि सेक्शन 7E सिलेबस में है, और अब उन्होंने कर दी है कि नहीं है। तो जब याद कर लिया, हमने तो कब का पढ़ा हुआ है, हमने तो 1980 का पढ़ा हुआ है। और जान दे तो 2-2 घंटे बेला बैठे रहते घर में, खड़े हो जाते, ईद के दिन की रूटीन एक लगानी है मैंने, अब बैठ जा। अशफाक इज अ रेजिडेंट फाइलर हु मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2024। उसने टैक्स ईयर 2024 में सेक्शन 7E वो जो हमने पढ़ा था कैपिटल गेन के चैप्टर में, वो टेस्ट नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ। पहले उसने ईमेल की थी कि होगा। पॉइंट नंबर 1, ऑन 15 नवंबर 2023 को ही सोल्ड अ बोंगलो गोंगलो साथ वाले को प्यार से आप क्या कहते हैं, भालू या बबलू? प्यार है ही नहीं, ओके ठीक है। कई लोग कहते हैं ये नरमी डिजर्व ही नहीं करता, पता नहीं क्या अजीब जहालत जाहिल लोग। ऑन 15 नवंबर 2023 को ही सोल्ड अ बोंगलो लोकेटेड इन कराची फॉर 51 million which was purchased on January 19 for 46 million. The value determined by FBR at the time of sale was 48 and at the time of purchase was 44. अच्छा भाई, ऐसा हमारे लॉ में कोई तसव्वुर नहीं है। तसव्वुर हमारे लॉ में ऐसा कोई नहीं है कि कॉस्ट में भी देखा जाए कि कॉस्ट के और फेयर वैल्यू क्या। देखिए कितने का खरीदा 40, लेकिन जिस दिन खरीदा उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी। चाहे ये ज्यादा होती, चाहे ये कम होती, चाहे ये होती, चाहे ये ना होती, चाहे ये अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये होती या ना होती, बात उस तरह निकल गई। चाहे ये होती या ना होती, इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि कॉस्ट में कोई ऐसा तस्वुर नहीं है कि हायर और लोअर ऑफ। तो कॉस्ट वाले दिन कभी भी फेयर वैल्यू दे दे तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आगे चलें। लेकिन हाँ, कंसिडरेशन में हायर ऑफ लेना पड़ेगा। कंसिडरेशन में कितने का बेचा, कितने का बेच सकता था, व्हाट इज हायर 51, ओके। इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक, consider less cost. Consideration is higher of what and what? पता नहीं, देख ही नहीं रहे, फिगर से नहीं बता रहे। हायर ऑफ 51 एंड 48। व्हाट इज हायर 15। बट कॉस्ट में वो नहीं लेनी आप लोगों ने फेयर वैल्यू, कॉस्ट में बस कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट बताएं 46। कॉस्ट में कोई हायर लोअर ऑफ चक्कर नहीं। कॉस्ट हमेशा कौन सी लेनी है आप लोगों ने, एक्चुअल, कोई हायर लोअर वाला चक्कर नहीं। आप बताएं गेन 5 million। ओके, आवाज नहीं आ रही, तस्वीर नहीं, हाइब्रिड में ओके बॉयज, ओके गाय, माय डियर ब्रदर, ओके। पॉइंट नंबर 2, he gifted his coin collection having a fair value of 22 lakh to his friend. He had acquired this collection
ओवर द ईयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के कॉइन उसने खरीदे थे कई सालों में, और आज उसने किसी को पागल बनाया और 22 लाख के बेच दिए उसने। नहीं बेचे नहीं। ये होती है दोस्त से मोहब्बत कि 3 लाख की चीज खरीदी और जब वो 22 लाख पे पहुंच गई तो दोस्त को कहा तुम ही रख लो। क्या लोग कहानियां और अफसाने बनाते हैं, जो अफसाना रकम कर गया अशफाक। 2024 में अशफाक ने वो कर दिया कि सखावत अपने उरूज पर। ओके, सिर्फ किताबों में है, आपके इलाकों में तो बहुत ज्यादा हमने देखी है, पता नहीं अब शायद नहीं होगी। अब आप लोगों के इलाकों में तो बहुत देखी है। अच्छा, he gifted his collection having a fair value of 22 लाख to his friend. He has acquired this collection. ऐसा कभी सवाल आया पहले, कभी ऐसा सवाल? अच्छा, इस सवाल में और पिछले सवालों में जरा फर्क देखिएगा। वो सवाल होते थे गिफ्टी के बुक्स में। एक गिफ्टी होता है, गिफ्टर होता है। ये मैंने अपने से लफ्ज निकालने हैं, लेकिन आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया है। आप लोगों को एक बीटर होता है, एक बीटी होता है। बीटर वो होता है जो मार रहा है, बीटी वो होता है जिसे पड़ रही है। एक कुट अच्छा चलें, तो कुटर वो होता है जो कुटर लगा रहा है, ठीक है। एक डूअर होता है, एक डूई होता है। उधर तो डोनर और डोनी पढ़े थे ना। डोनर डोनी तो मेरे ख्याल से दुनिया में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। डोनर कौन होता है? डोनेशन देने वाला। और डोनी कौन होता है? डोनेशन लेने वाला। लेसर लेसी भी लफ्ज हैं, लेकिन ये गिफ्टर गिफ्टी कोई लफ्ज नहीं है। आज तक जितने भी सवाल थे वो गिफ्टी की बुक्स में थे। वो पता क्या होते थे कि वो फ्रेंड की बात हो रही होती थी। मतलब वो अशफाक का सवाल नहीं होता था। ही गिफ्टेड नहीं लिखा होता था, ही रिसीव्ड एज गिफ्ट लिखा होता था। वो गिफ्टी का सवाल होता था, ही रिसीव्ड एज गिफ्ट। उस वक्त हम देखते थे सोर्स है या नहीं, एंड देन ही सोल्ड। फिर हम देखते थे कैपिटल गेन में कितना जाना है। तो बताएं, व्हेन आई रिसीव गिफ्ट, तो सवाल होता है अदर सोर्स है या नहीं। एंड व्हेन आई सेल द गिफ्टेड थिंग, फिर सवाल होता था कैपिटल गेन में जाना है या नहीं। इस तरह के तो बहुत सवाल किए हुए जो मैं बता रहा हूं। लेकिन आज पहली दफा सवाल में क्या आया, बोले गिफ्टर। तो भाई गिफ्टर याद रखिएगा पैसे तो लेता नहीं। गिफ्ट देने वाला अशफाक पैसे तो लेता नहीं, उसने तो गिफ्ट कर दी। तो इसलिए इसकी कंसिडरेशन फेयर वैल्यू ही लिया करेंगे। ये आपके लिए एक नई बात है आज, इसलिए इसकी कंसिडरेशन क्या लिया करेंगे? व्हाट इज एक्चुअल? जीरो। व्हाट इज एक्चुअल? जीरो। एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू? इट इज डिस्पोजल। भाई ये ना कहिएगा ये डिस्पोजल के डेफिनेशन पे पूरा उतर रही है। अब मैं खोल के नहीं दिखा रहा, खुद ही जाके चैप्टर 18 में खोल के देखेगा। चैप्टर 18 में हमने डिस्पोजल की डेफिनेशन पढ़ी थी। डिस्पोजल हैज अ वेरी वाइडर मीनिंग। इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, इट इंक्लूड्स सरेंडर, इट इंक्लूड्स गिफ्ट। डिस्पोज का मतलब होता है आपके पास से चीज चली गई, तो याद रखिएगा गिफ्ट दे देना भी डिस्पोजल है। तो लिखें, गिफ्टर की बुक्स में हम ये सवाल पहली दफा कर रहे हैं। गिफ्टर की बुक्स में गेन पहली दफा निकाल रहे हैं। हाँ, कंसिडरेशन जीरो ले लें फिर, और फेयर वैल्यू दोनों में से हायर लेना पड़ेगा फेयर वैल्यू। बस अब ये है मसला तो है। तो इस पॉइंट को जरा हाईलाइट कर लें, क्योंकि पास्ट में एक ही दफा टेस्ट हुए, वो भी 2 साल पहले। ना उससे पहले कभी टेस्ट हुआ, ना उसके बाद कभी टेस्ट हुआ। ओके, तो क्या लिखवाया मैंने? हाँ, गिफ्टर की बुक्स में हम पहली दफा गेन निकाल रहे हैं। निकालें जी गेन गिफ्टर की बुक्स में। ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है। कितना? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल रिजीम। डिस्पोजल ऑफ, मैं देख लेता हूं, मैं देख लूँ। रिलैक्स रहा करें आप लोग, रिलैक्स रहा करें आप लोग, आ जाया करें बस। सो व्हाट इज एक्चुअल कंसिडरेशन? जीरो। व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज हायर? सो 2.1 will be considered as A. And what is cost? 0.3. So what is gain?
2.2 1.9। अब 2.2 को स्टार डाल के लिखें, 2.2 को स्टार डाल के लिखें। एक्चुअल कंसिडरेशन 0 थी, लेकिन फेयर वैल्यू हायर होने की वजह से ले ली। एक्चुअल कंसिडरेशन 0 थी, लेकिन फेयर वैल्यू हायर होने की वजह से ले ली। ओके, आगे चलें। अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कभी लंप सम 2-3 चीजें इकट्ठी बेचते ना, तो उनकी कॉस्ट आपको पता होती है, कंसिडरेशन नहीं पता होती। समझे ना बात को? आपने किसी बंदे को कहा मेरी गाड़ी है, मेरा घर है और मेरा फर्नीचर है, मैं जा रहा हूं दुनिया से, चलो मैं जा रहा हूं बाहर के मुल्क, ये सारा ले लो इकट्ठे। उसने इकट्ठे आपको 10 करोड़ रुपया पकड़ाया और वो चला गया, यानी वो आके इधर आपके घर में रहने लग गया। अब 10 करोड़ रुपया उसने आपकी तीनों चीज़ों का दिया, लेकिन आपको ये तो पता था ना आपने कॉस्ट कितने की गाड़ी खरीदी है, आपको ये भी पता था आपने घर कितने का खरीदा हुआ है, और आपको ये भी पता था आपने फर्नीचर कितने का खरीदा हुआ है। तो कॉस्ट तीनों की पता होगी, लेकिन कंसिडरेशन इकट्ठी मिल जाएगी। अब पढ़ें ये सवाल, ये किया हुआ है क्लास के अंदर, मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ अभी। He sold several pieces of antique furniture for a lump sum। अब ये फर्नीचर नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एक पर्सनल मूवेबल एसेट है। फर्नीचर को हमने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर निकाला हुआ है, लेकिन क्योंकि फर्नीचर के साथ लफ्ज लग गया एंटीक का, इसलिए फर्नीचर के लफ्ज को इग्नोर कर दें। ये अपनी जात में एक एंटीक है, इस वजह से कैपिटल एसेट है। इस वजह से कैपिटल एसेट नहीं है कि फर्नीचर है, फर्नीचर होता तो कैपिटल एसेट ना होता। अगर एंटीक फर्नीचर की जगह लिखा होता सादा फर्नीचर या मियाँ वाली का फर्नीचर या खुशाब का फर्नीचर, तो फिर हम इसे कैपिटल एसेट ही ना मानते। ये एंटीक फर्नीचर है। एंटीक का मतलब है पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में बड़ा रेयरली 1-2 घरों के अंदर मिलता है, इस टाइप का कोई फर्नीचर है। एंटीक फर्नीचर है। ओए, सेवरल पीसीज को इकट्ठा बेच दिया। सेवरल पीसीज को क्या किया? इकट्ठा बेच दिया। डिटेल्स ऑफ फर्नीचर एज फॉलोज। परचेज कॉस्ट, फेयर वैल्यू डिस्पोजल के टाइम पे उनकी ये थी, लेकिन हमने इस प्राइस में नहीं बेचा, हमने बेचा इस प्राइस में नहीं, इतने में बिक सकता था, लेकिन हमने बेचा कितने में? लेकिन सबकी कॉस्ट पता है। अब पता नहीं 35 में किसके कितने पैसे आए, तो कॉस्ट की बेस पे पोर्शन नहीं करने, वो उस दिन की फेयर वैल्यू के बेस पे पोर्शन करने हैं जिस दिन आपने इनको बेचा। अब मैंने कहा था एक फॉर्मेट आप बना लिया करें, ये मैंने आपको बनवाया था। इसकी किसी ने तस्वीर खींचनी है तो खींच सकता है। ये हमारे सवाल की बन जाएगी वर्किंग नंबर 3, ताकि वो अगर आप लोगों ने कहीं और ऐसी जगह वर्किंग नोट की हुई है जहां भूल गए हैं तो ये। अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल? What is the fair value at the time of disposal? 15.9 and 25. And what is the consideration on disposal? 35. Done? अब देखिए इधर, ये 3 फिगर्स गिवन है और ये 1 फिगर गिवन है। तो अब हम क्या करें? तोड़ो कंसिडरेशन को तोड़ो amongst the fair values, amongst all tables based on their fair values, तो 35 डिवाइडेड बाय 40.9 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये 3 फिगर्स बड़ी मेहनत से निकाली थी, लेकिन
कॉस्ट तो उतार लें एज इट इज, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो एज, क्योंकि इनकी WDV नहीं होती तो इनकी कॉस्ट उतार लें एज इट इज। अब आप घर जाके नोट कर लेना, इनकी कॉस्ट उतार लें एज इट इज। अच्छा अब ये क्या है बोलें? लंप सम रिसीट, बोलें लंप सम रिसीट। ये लंप सम रिसीट है, लेकिन ये इंडिविजुअल फेयर वैल्यूज हैं। तो मैंने किया शायद ये था कि पहले इसका टोटल किया था, फिर उसके बाद 35 डिवाइड बाय 40.9 मल्टीपल बाय 15 करके ये निकाली थी। अगर ये ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ होता तो फिर मैंने कहा था इन दोनों में से हायर नहीं देखना। अगर नहीं, अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो ये कंसिडरेशंस लेनी है आप लोगों ने, याद आ रहे हैं? और अगर ये ऐसा नॉर्मल सेल की है तो वो वाला मसला इधर भी होगा, हायर ऑफ कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू। सो व्हाट इज हायर? 15। व्हाट इज हायर? व्हाट इज हायर? तो 15 माइनस 8 7, 0.9 माइनस 1.2, डन। आप बता दें इनको कहां ले जाएं? इनको ले जाएं फेस पे नहीं। आप एक हेडिंग खोल चुके हैं, नॉर्मल रिजीम। ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम ही है, बेहतर है इनको आप यहां ले आए क्योंकि ये नॉर्मल रिजीम ही है। वो तो मेहनत से गेन निकालने पड़े हैं ना, ये वर्किंग तो गेन निकालने के लिए, मैंने हेडिंग नहीं दी यहां कैपिटल गेन, यहां तो मैंने गेन निकालने हैं। अब गेन निकालने के बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं अब लिखने लगा हूं यहां पर डिस, समझ आई है ना, बड़ी मुश्किल से ये गेन निकालना था बस। डिस्पोजल ऑफ टेबल, लेकिन टेबल लिखना कंफ्यूजिंग है, एंटीक टेबल, टेबल से तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। डिस्पोजल ऑफ एंटीक वेस और डिस्पोजल ऑफ एंटीक क्लॉक। 7 डैश डैश डैश, वाई 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 वाई, क्योंकि ज्वेलरी, कॉइन वगैरह, मेडोलियन वगैरह, इन चीजों का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग? हाँ, अब आप कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम का टोटल कर सकते हैं क्योंकि नाउ वी आर एट सेफ एंड। अब हम सेफ एंड के ऊपर, अब हम इसका टोटल कर सकते हैं। लेकिन ये तीन फिगर्स बहुत मेहनत से निकली हैं, 7, 0 और 5, तो उसको आपने तस्वीर खींच ली है। आप बताएं ये तीनों फिगर्स कहां से निकली हैं? वर्किंग नंबर 3 से, जो 3 आपने पिक्चर में खींच लिया। फॉर्मेट बता दें कितने कॉलम बनेंगे? 4। फेयर वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन, और आखिरी कॉलम कॉस्ट, और आखिरी तो गेन लॉस ही निकलना। इसको मैं वर्किंग 3 से 2 पे क्यों लाया हूं, जरा ये भी कोई बता दे, वर्किंग 3 से 2 पे क्यों लेके आया हूं? क्योंकि हेड भी तो बताना जरूरी है ना। वर्किंग 3 में मैंने मेहनत करके क्या किया है? वर्किंग 3 में मैंने मेहनत करके क्या किया है? ओनली गेन निकाला है। वर्किंग 3 में मेहनत करके बोले क्या निकाला है? गेन। लेकिन उस गेन को किस हेड में लेके जाना है, उसके लिए मैंने वर्किंग 2 खोली हुई है ना। अब वो खुली हुई ऑलरेडी नॉर्मल रिजीम की, तो नॉर्मल रिजीम में डालें इन चीजों को। हाँ जी, अगर हाँ 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 हाँ, वो चीज हमारे स्कोप में नहीं है, वो नॉन रिकॉग्निशन रूल्स हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एज ए गिफ्टर अगर वो हो 1.9 + 7 + 5 13.9, वर्किंग नंबर 3 4 3 की तो पिक्चर खींच लिए। पढ़ें जी आगे। An executive table which अशफाक used as his house, जो अशफाक अपने घर में इस्तेमाल कर रहा था, was moved to office। सबर करें, is it a disposal or is it is an acquisition? It is acquisition from the point of view of business, but it is disposal from the point of view of अशफाक capital gain का चैप्टर। लेकिन वो पर्सनल यूज वाली है, ये कैपिटल एसेट ही नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं जरा थोड़ी सी बात कर दी अब आपके साथ, तो लिखें बिजनेस के एंगल से ये एक्विजिशन है, बिजनेस के एंगल से ये एक्विजिशन है, अशफाक के बिजनेस के एंगल से। लेकिन बिजनेस का न्यूमेरिकल नहीं कर रहा ना मैं, बिजनेस का डेटा नहीं दिया हुआ, बिजनेस के एंगल से ये एक्विजिशन है। लेकिन और लिखे ना भाई, बिजनेस के एंगल से ये एक्विजिशन है।
आपको पता है कि घर का एसेट बिजनेस में ले आना एक्विजिशन होती है, लेकिन अशफाक का जाती एसेट तो डिस्पोज हो रहा है ना, अशफाक का जाती एसेट तो डिस्पोज हो रहा है ना। ओके, an executive table which was used as resident was moved to his office for office use and incurred transportation cost of 10,000. The fair value of the table was 75. अशफाक ने परचेज की थी 90 की। अब 75 माइनस 90 करना, और माइनस 10 भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये गेन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये गेन निकालने की क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि ये क्या है, पर्सनल एसेट है, तो इसलिए गेन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इफ इट इज पेंटिंग, अगर ये पेंटिंग होती तो फिर हम इसका गेन निकालते, फिर हम इसका गेन ऐसे निकालते, कॉन्सिडरेशन माइनस कॉस्ट, फिर हम इसका इस तरह गेन निकालते। लेकिन ऑब्वियसली फिर भी लॉस आ जाता ना, तो लॉस तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। देखिए जरूरी खर्चे भी माइनस कर दिया करें, बेचते हुए अगर कोई जरूरी खर्चे हुए तो वो भी माइनस कर दिया करें। डन। अब सवाल का फेस बनाते हैं, लेकिन ये अगर पेंटिंग होती, लेकिन अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव टेबल, तो एग्जीक्यूटिव टेबल तो फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। तो मेरे पास जगह, मैं पता नहीं कैसे बनाऊंगा जगह, दुआ करें कोई जगह निकल आए। आप लोगों की टेंशन है मुझे, मैंने तो जगह बना ही लेनी है, मैंने तो जगह बना ही लेनी है, वर्किंग फोर की जरूरत ही नहीं, मैंने तो जगह बना ही लेनी है। 13.9 को थोड़ा नीचे करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी जगह बन गई जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, जगह बन गई जी। लिखें जी, पर्सनल टेबल डिस्पोज्ड, लेकिन आपको पता है जाती एसेट्स का बेचना, ब्रैकेट में लिखें इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, लिखें ब्रैकेट में नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा वो घड़ी में रखते हैं जो लाए आप। ओके, कराएं जी माय डियर टोटल्स। सवाल की रिक्वायरमेंट्स दोनों पढ़े अलग अलग। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, ये तो फिर टैक्सेबल इनकम है ना भाई, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एंड रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी अंडर कैपिटल गेन। भाई कैपिटल गेन दोनों ही है, कैपिटल गेन दोनों ही कैपिटल गेन है, मैं क्या करूं, यानी ऊपर वाला कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है, नीचे वाला नॉर्मल जी में। ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग एनी गेन लॉस, और तेरी रीजन भी देनी है गेन लॉस इग्नोर करने की। इग्नोर जरा किसको की है मुझे जरा देख लेने दें, इग्नोर एक इसको की है और इसको की है, दो चीजों को इग्नोर किया। अच्छा लिखिए रीजन, लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एंटी, नहीं कैटेगरी 1 2 पेपर में असली लिख के आना, लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड on disposal of antique under the head capital gain. Loss is not recognized on disposal of antique under the head capital gain. ये वाला। So loss on antique waste will not be recognized.
So loss on antique vase will not be recognized. आगे लिखें नंबर 2, पर्सनल डाइनिंग टेबल है, कौन सी टेबल है? अच्छा घर च एग्जीक्यूटिव टेबल नवी चंगे। अच्छा, पर्सनल एग्जीक्यूटिव टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल एग्जीक्यूटिव टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। याद है शुरू शुरू में जब जज्बे होते थे पढ़ने के, अब तो और ज्यादा बढ़ गए हैं माशाल्लाह ईद के बाद। पर्सनल मर गए बढ़ गए हैं। पर्सनल मूवेबल, पर्सनल शुरू से मैंने क्या लिखवाया? पर्सनल एग्जीक्यूटिव टेबल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट इज नॉट अ capital asset, so no gain loss will be recognized. So no gain loss is recognized. चलो वहां से राइट बुक करवा के हम कर लेंगे। आगे लिखें सवाल का फेस। इनकम फ्रॉम, आप भी इतने शौक शौक से घर में करते हैं सवाल, जैसे हम ये शौक शौक से खोल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट बी, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर द कैपिटल गेन। फिर चैप्टर 16 खोल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, फिर किताब बंद कर रहे हैं, फिर रिवाइज करें, फिर किताब बंद करें, फिर रिवाइज करें एक दफा, फिर हिम्मत करके लिखें। ये कैपिटल गेन वाले ने कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने थे? कॉस्ट ऑफ शेयर का रिकॉर्ड संभाल के रखना था, कंसिडरेशन रिसीव का रिकॉर्ड संभाल के रखना था, और इसके अलावा कैपिटल गेन कमाते हुए जो जो खर्चे किए थे उन सब का रिकॉर्ड संभाल के रखना था। कभी आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बताएंगे हम कितना पढ़ते हैं। ओके, जान दे ये पढ़ पढ़ के हमने लुट मचाई होती थी। किताब के सफा पता होता था, इस सफे पे खोलोगे ये लिखा होगा, समझ को नहीं आता। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाँ जी, इनकम कैपिटल गेन। मुंह बनाए, मुंह झाड़े जरा, मुंह में मट्टी चट्टी चलें। ये होमवर्क देख ही नहीं सके, होमवर्क भी है। ये जो छोटी छोटी दुम्बे साथ अटैच की है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 16, इनको सेट ऐसी दुम्बे लटकाई हुई हैं साथ। चैप्टर 5 परमानेंट सर्विस डेफिनेशन, अजीब अजीब हरकतें करवाते हैं क्लास में। 13.9 टोटल इनकम, 18.9। वही मैंने घर पहुंचना था 4:15 तक आज। लेस करें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 5। जवाब क्या आ गया? 13 पॉइंट। इसका टैक्स आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, मुझे फिलहाल टैक्स निकलवा दें ऑन बोंगलो, ऑन बोंगलो। बोंगलो कौन सा चैप्टर है? ओए साडा कैपिटल गेन दा चैप्टर किथे है, छेती दसो। हाँ जी, ये क्या है? प्लॉट है, बोंगलो है? बोंगलो, बोंगलो ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। बोंगलो को कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में डाला करेंगे। बोंगला बना होता है ना, ईंट बजरी सीमेंट। तो डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी, तो फिर उधर नहीं इधर आगे। होल्डिंग पीरियड यकम जनवरी 19, यकम जनवरी 20, यकम जनवरी 21, यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 23, 4 साल से ज्यादा। इतनी मेहनत कराई तूने और आखिर में आके ये सुनना था।
हम देख रहे हैं आप अटेंटिव हैं या नहीं। चलें जी, मोबाइलों को उतारें चार्जिंग से, जेबों में डालें, तस्वीरें खींच लें। ये वतन तुम्हारा है, भाई वो उस्मान को सर फ्री हो गए हैं।